ये लेक्चर कॉरिडोर के वन ऑफ द बेंचमार्क लेक्चर्स में से होने वाला है। और बेंचमार्क में होने का मतलब ये है कि जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, सारी बातों को समझ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ, तो उसके बाद आपको लास्ट में एक वाव फीलिंग आएगी। वाव फीलिंग वो होती है कि लगता है कि हाँ आज कुछ नया सीखा है, अलग हटके। तो क्या नया सीखेंगे आप? देखिए कई पुरानी चीजें होंगी, लेकिन उनका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको ना किसी बुक में मिलेगा, ना कोई टीचर वो बताएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत पड़ती है। तो एक तो डिस्कशन ये चलेगा मेन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आया था। बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन तो कहां से शुरुआत हो रही थी केशवानंद भारती के बारे में, वो तो मैंने आपको बता दिया था टीजर वीडियो में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बीच में जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितने केसेज आए। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का कनेक्शन इस टॉपिक से भी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में क्या रिलेशन है। देखिए जब आप डीपीएसपी का चैप्टर करते हैं लक्ष्मीकांत में, तो वहां लास्ट में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है डीपीएसपी में। और अगर आप बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है। एट द सेम टाइम प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इस पे भी बहस थी, तो वो प्रियम्बल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, प्रियम्बल में। तो ये चीजें जो है 3 जगह बिखरी पड़ी हैं। और साथ ही साथ इन सारे टॉपिक का रिलेशन है राइट टू प्रॉपर्टी से। तो राइट टू प्रॉपर्टी से जितना नेसेसरी होगा वो भी मैं यही कनेक्ट करवा दूंगा इसी लेक्चर में। इसके अलावा उसकी जो डेप्थ की चीजें हैं उसके लिए अलग से एक लेक्चर बना हुआ है कॉरिडोर पे। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करें राइट टू प्रॉपर्टी, तो आपको पहला लेक्चर कॉरिडोर का ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज, यू अंडरस्टैंड। बेसिक स्ट्रक्चर के डिस्कशन में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का कनेक्शन, उसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है, जो कि लक्ष्मीकांत में अलग अलग चैप्टर में है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, किसी एक जजमेंट में कहा गया जो कि इन दोनों टॉपिक ऊपर वाले से रिलेटेड है, उसी जजमेंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, कैसे हम जुडिशियल रिव्यू कर पाते हैं, और थोड़ी बहुत राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी सब कुछ डिस्कस होगा। तो आपका अब ये तरीका है इस लेक्चर को करने का, जैसे मैं लेक्चर कराता जाऊं तो आप अपना A4 शीट निकाल लीजिए, उसको जो है आप लैंडस्केप मोड में रखिए, और जैसे मैं बोलूंगा जैसे 1951, तो आप 1951 नोट कर लीजिए और वहां पे जितनी चीजें हुई थी लिखिए, फिर एरो बनाइए। अगर मैं फिर बोलता हूं 1955, 1967, तो ऐसे करके आप एक फ्लोचार्ट बनाते रहिए, ऐसे करके घुमाते रहिए इसको A4 शीट में। कम पड़ेगा तो डबल A4 शीट यूज कर लीजिएगा, बट लैंडस्केप में आपको बनाना है। और उसके बाद आप PT365 में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ उसको सिंपली वहां से क्रॉप कर सकते हैं। और लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, पूरा लेक्चर इसलिए सुनिए क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से पेजेस आपको इस लेक्चर करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, टच भी नहीं करना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाई दिस लेक्चर इज ए बेंचमार्क लेक्चर ऑफ कॉरिडोर। नाउ वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू वर्ड जो है, क्या ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ गलती होती है, कुछ मतलब गलत सुधार हो रहा है, यहाँ पर जो भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका जुडिशियरी रिव्यू करेगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है? नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड जो है कहीं भी यूज नहीं किया हुआ, टर्म जो है 2 वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है। सो कैसे जुडिशियरी को पार मिलती है कि वो लेजिस्लेचर से बनाए हुए जो लॉ होते हैं उसको वो जुडिशियल रिव्यू करता है, नल एंड वाइड करता है, या बोलता है कि नहीं सही बात है? कैसे पार मिली है? इसकी पार मिली हुई है आर्टिकल नंबर 13 से। आर्टिकल नंबर 13 में वो लॉज बताए गए हैं जो अगर फंडामेंटल राइट, दैट इज चैप्टर 3 या फंडामेंटल राइट के अगर खिलाफ होंगे, कॉन्ट्रावेंशन होंगे, तो उन लॉज को जो हम नल एंड वाइड कर देंगे। और वहां पे कुछ लॉज बनाए हुए हैं और स्टैट्यूटोरी लॉज वगैरह बोला हुआ है, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के लॉज, ये सारी चीजें बोली हुई हैं। तो ठीक है, वहीं पे जो आर्टिकल 13 है उसका जो क्लॉज 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि एनी लॉ which is in contravention to fundamental rights will be declared null and void. बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्लेरिफाइड नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ऑर्डिनरी लॉ और वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। दैट मीन्स कि क्या अगर ऑर्डिनरी लॉ बनाएंगे और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा, तो क्या आर्टिकल 13 का 2 यूज करके उसको खत्म कर सकते हैं उस ऑर्डिनरी लॉ को, अगर वो फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में होगा? यस, ऑर्डिनरी लॉ तो इंक्लूडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऑर्डिनरी लॉ बनाते हो और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसको आर्टिकल 13(2) का यूज करके नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। बट द डिबेट अरोज कि व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और उसके बेसिस पे उसका यूज करके क्या हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है ओवरऑल कहने का
कि आर्टिकल 13 के 2 में जो लॉ वर्ड यूज किया गया है, डज दैट इंक्लूड ओनली द ऑर्डिनरी लॉ और दैट इंक्लूड्स आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर 368? ये बहस चलने लगी। और एक बात कि ये जो बात हो रही है कॉन्ट्रावेंशन की, दिस अप्लाइज ओनली टू द फंडामेंटल राइट्स नॉट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब दो यहां पे इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि पहला इंटरप्रिटेशन में यह है कि आर्टिकल 13 का जो 2 है उसमें जो लॉ का डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं इंक्लूडेड है, बस ऑर्डिनरी लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का यूज करके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं, आर्टिकल 13(2) में जो लॉ है वो ऑर्डिनरी को तो इंक्लूड करता ही है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड करता है। दैट मीन्स कि कोई भी लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके फंडामेंटल राइट को ले नहीं सकता है। फंडामेंटल राइट क्या है? सैंक्रोसैंक्ट है, कोई टच नहीं कर सकता उसको, इम्यूटेबल है, ट्रांसेंडेंटल है, ऐसे वर्ड क्यों जाते हैं यूज। तो चल रहा था, प्रॉब्लम नहीं थी कुछ खास। लेकिन होता क्या है कि देखिए इंडिया में लैंड रिफॉर्म वगैरह करने के लिए, लैंड का कंसोलिडेशन करके जो सरप्लस लैंड थी वो गरीब लोगों को देने के लिए, खास करके एससी एसटी और जो बैकवर्ड कम्युनिटी थी उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में इंडिया का फर्स्ट अमेंडमेंट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट बाय जवाहरलाल नेहरू। इसमें और भी बहुत कुछ प्रोविजन होंगे, लेकिन वन ऑफ द प्रोविजन वाज दैट एससी एसटी बैकवर्ड कम्युनिटी के एडवांसमेंट के लिए बाकी लोगों के थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे। 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जैसे ही रेस्ट्रिक्शन की बात आ गई तो आजादी के पहले के लोग बोलते कि भाई हमारी राइट टू प्रॉपर्टी जा रही है, कैसे ले रहा हूं? देखो ये 19(1)(f) राइट टू फ्रीडम ऑफ टू ओन प्रॉपर्टी, देखो ये आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसके खिलाफ हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हो एससी एसटी ओबीसी के बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए, एंड यू आर कर्टेलिंग आवर फंडामेंटल राइट। नेहरू सेड कि नो, we are doing it by constitutional amendment act, first amendment, we are not doing it by ordinary law. So the people went to the court and they said that ki no, that 13(2) law includes the constitutional amendment also, so take the broader interpretation and don't take away our fundamental right. They say that कि आपने 13(2) के अंदर जो रखा, बोला कि बस ऑर्डिनरी लॉ है तो हम CAA करके जो आपके फंडामेंटल राइट ले लेंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इंक्लूड होगा आपके 13(2) में लॉ के अंदर। सो एनी हाउ यू कैन नॉट टेक आवर फंडामेंटल राइट। सो दिस वाज द केस इन 1951 आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। जब गया सुप्रीम कोर्ट में तो केस जो बनकर आया वो आया शंकरी प्रसाद। अब टाइमलाइन पे बना रहे हैं ना, बनाते रहिए। शंकरी प्रसाद केस, विजन के PT 365 में ये 1961 लिखा हुआ है जो कि गलत है। शंकरी प्रसाद केस हैपेंड इन 1951 जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि एससी एसटी और बैकवर्ड कम्युनिटी के एडवांसमेंट के लिए आपके फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूज करके रेस्ट्रिक्ट किए गए थे। तो जब कोर्ट जो केस गया तो वो बना शंकरी प्रसाद केस 1951। शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जवाहरलाल नेहरू सही है, पब्लिक गलत है। जो आर्टिकल 13 का यहाँ पे जो हमने 2 बताया, तो वहां पे जो लॉ की डेफिनेशन है कि ऐसे लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे उनको रद्द कर दिया जाएगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं इंक्लूडेड है। नहीं इंक्लूडेड है दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आइए 368 के अंदर, और उसके बाद आप चाहें तो फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो द शंकरी प्रसाद केस 1951 सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल but using only the Constitutional Amendment Act under 368, not by the ordinary law, because CAA Constitutional Amendment Act is not included in the definition of the law under Article 13(2). This happened in शंकरी प्रसाद केस। गवर्नमेंट बहुत खुश। तो यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट चल रहा था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का, देखिए एससी एसटी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए जो हम राइट्स दे रहे थे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनेबल करने के लिए किए जा रहे थे। तो यहाँ पे ये बना कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है, बट या फंडामेंटल राइट इज अमेंडेबल यूजिंग 368। ये अभी तक पोजीशन बनी। उसके बाद ये तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ऐसे आपको पता चलना चाहिए कि आर्टिकल 37 जो है डीपीएसपी में, वो ये बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट की। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट जो है कई बार आपके फंडामेंटल राइट ले लेता है, क्योंकि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना मोरल ऑब्लिगेशन है। तो ये कंफ्लिक्ट आर्टिकल 37 और फंडामेंटल राइट के बीच में एक्चुअली। तो फर्स्ट वाला हो गया, चला, बीच में और चीजें होने लगी। फिर आया फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1955 में।
लेकिन इस बीच में एक और चीज हुई थी। इस बीच में जो बेसिक आपको मैंने बताया था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसी के बीच में 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस हुआ, तो फिर 1951 में शंकरी प्रसाद केस, और 1951 में ही एक और चीज हुई थी। 1951 में शंकरी प्रसाद केस, उसमें ये बोला कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, राइट। दूसरा 1951 में चंपकन दोराई राजन केस, चंपकन दोराई राजन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ऊपर है। इनकी पोजीशन जो फंडामेंटल राइट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ऊपर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इंप्लीमेंट करना डीपीएसपी को, तो आपको आर्टिकल 368 का यूज करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, और फिर आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो, राइट। समझ गए? तो शंकरी प्रसाद केस हो, चंपकन दोराई राजन केस हो, दोनों एक ही बातें हैं। बस यही है कि चंपकन दोराई राजन केस का ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है कि उसने कैटेगोरिकली ये बोला कि फंडामेंटल राइट इज greater than DPSP, but still it's not like you cannot amend. You can amend the fundamental right using Constitutional Amendment Act under Article 368. फर्स्ट अमेंडमेंट जवाहरलाल नेहरू ने किया, चलिए उनको कोर्ट ने सही बोल दिया शंकरी प्रसाद केस में। उसके बाद उनका मन बढ़ गया, उन्होंने फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। ये लाया उन्होंने 1955 में, इसमें भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं, आराम से उन्होंने थोड़े से फंडामेंटल राइट को और एब्रोगेट कर दिया और कमी ला दी उसमें डीपीएसपी को इनेबल करने के लिए। नाउ ऐसे चलते चलते 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1964 में। इसमें और फंडामेंटल राइट चेंज कर दिए गए। क्यों किया गया था? इसमें क्या किया गया कि कई ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ चल रहे थे, उनको क्या किया गया कि उनको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में जाते हुए पता है आपको जुडिशियल रिव्यू नहीं होती, लेकिन 9th शेड्यूल में डालना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 है, चल रहा था। तो एक तरह से फंडामेंटल राइट को हमने रेस्ट्रिक्ट किया यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 9th शेड्यूल में डाल के लॉ को। तो ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में जैसे हुआ, तो इस पे हो गया फिर से केस, और जो वो केस बनता है वो कहलाता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब होगा प्रोबेबली, सज्जन सिंह केस। ये केस हुआ था 1965 में। सज्जन सिंह केस 1965 में जो आपने सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट सुना था, सिंपली वही जजमेंट फिर से रिपीट किया गया। दैट मीन्स कि ये बोला गया कि लॉ जो है आपके आर्टिकल 13(2) में, दैट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल 368 के अंदर किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट कैन बी टेकन अवे, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, कैन बी एब्रोगेटेड, बट नॉट बाय ऑर्डिनरी लॉ, ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो आपने 9th शेड्यूल में डाला है 368 का यूज करके कुछ लॉज को फंडामेंटल राइट के जो खिलाफ है, तो दिस इज वैलिड। ये सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, चंपकन दोराई राजन, सब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। बस आपको याद रखना है कि चंपकन दोराई राजन एक कैटेगोरिकली बोलता है कि एफआर इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, बट एट द सेम टाइम सेज दैट एफआर कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। यहां तक चीजें ठीक चल रही थी। गवर्नमेंट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाला के डीपीएसपी को इनेबल कर रहा था, फंडामेंटल राइट एब्रोगेट कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन एक दुर्घटना घट जाती है फाइनली। वो दुर्घटना होती है 1967 में। गोलक हो जाता, पलट जाता है, इसको बोलते हैं गोलकनाथ केस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि टिल नाउ चंपकन दोराई राजन हो, शंकरी प्रसाद हो, सज्जन कुमार हो, सब में हम ये बोल रहे थे कि आर्टिकल 13 का जो 2 है जहां पे लॉ दिया हुआ है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 यूज नहीं इंक्लूड होता। तो आप 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट ले सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके। नाउ इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट सेज दैट, और ये डिसीजन आया था 6-5 से, एक जज के डिफरेंस से, 11 जज का बेंच था, 6-5 से 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, आर्टिकल 13(2) में जो लॉ है दैट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आल्सो अंडर आर्टिकल 368। व्हाट डज दैट मीन? ना आप ऑर्डिनरी लॉ से फंडामेंटल राइट ले सकते हो, ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूज करके ले सकते हो। दैट मीन्स कि एंटायर चैप्टर 3 ऑफ फंडामेंटल राइट इज नॉट अमेंडेबल एट ऑल, नॉट अमेंडेबल। रट लीजिए, ये कब बोला गया था? ये बोला गया था आपके गोलकनाथ केस में, नॉट अमेंडेबल एट ऑल। ये होते गवर्नमेंट जो है परेशान हो जाती है। गवर्नमेंट क्या हो जाती है बताइए? परेशान। मैं परेशान, तो सब परेशान हो जाते, गवर्नमेंट परेशान हो जाती कि भाई ये तो क्या हो गया, इंदिरा गांधी बहुत परेशान, अब क्या करें। बोल दिया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड ही नहीं कर सकते, तो कोई भी डीपीएसपी के लॉ नहीं बना पाएंगे, कोई भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी
कि कोई आप कंडीशन भी नहीं डाल सकते हो किसी भी फ्रीडम पे। बट ये गोलकनाथ केस जो था, उसके बाद इंदिरा गांधी को आ गया गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट तो बोल के चली गई गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, मतलब कि वो हमेशा रहते हैं, आज से कल चलते रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल, वो म्यूटेट नहीं होते। जैसे आप हो ना, आप म्यूटेबल हो, आप हमारा भी चैनल देखते हो, हमारी भी तारीफ करते हो, फिर दूसरे चैनल पे भी देखते हो, वहां भी तारीफ करते हो। तो इंसान को जो है ना, असली जो वॉरियर होता है, जो असली कॉरिडोर का आर्मी होता है, वो क्या होता है, नहीं म्यूटेबल नहीं होता, वो एक ही चीज देखता है। खैर जस्ट मजाक, जहां से आपको मजा आया वहां देखिए। तो गोलकनाथ केस में यह भी रहा कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, बट फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड। देखिए फंडामेंटल राइट को कभी भी डीपीएसपी से नीचे तो नहीं रखा जाएगा, किसी भी केस में नहीं हुआ, बट कांट बी अमेंडेड। और हमने पहला चंपकन दोराईराजन में क्या सुना था 1951 में, चंपकन दोराईराजन में दो चीजें साथ चल रही हैं, ओके, कन्फ्लिक्ट भी साथ में चल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर भी साथ में चल रहा है, जुडिशियल रिव्यू भी साथ में चल रहा है, सब कुछ साथ में चल रहा है। चंपकन दोराईराजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी बट इट कैन बी अमेंडेड। अमेंडेड यूजिंग व्हाट, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। लेकिन आपके गोलकनाथ केस में यह बोला जाता है, गोलकनाथ केस में कि नहीं, फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, फाइन, बट फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड एट ऑल। मतलब डीपीएसपी की कोई इज्जत नहीं छोड़ी जो फंडामेंटल राइट के सामने। तो मैंने बोला कि आपको इंदिरा गांधी परेशान हो गई। टू अवॉइड दिस जजमेंट ऑफ गोलकनाथ, टू अवॉइड दिस, इंदिरा गांधी कम्स अप विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। शी कम्स अप विद टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वन इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971 और दूसरा जो है वह 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो क्या क्या किया गया इसमें, ध्यान से सुनिए। पहला जो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या बोला था, दो आर्टिकल में उन्होंने चेंज किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आर्टिकल 13 में लॉ की बात होती है जो कि अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे तो उनको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13(2) में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने यहां पे इंसर्ट कर दिया एक आर्टिकल 13(4) और ये लिखा कि यहां पे जो आर्टिकल 13 में जो लॉ की बात की गई है दैट विल नॉट इंक्लूड, आर्टिकल 13(4) में लिखा कि लॉ हियर इन दिस चैप्टर इन दिस आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। समझ गए बात को? सिंपली अभी तक यही बस चल रही थी ना कि भाई आर्टिकल 13 में लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 आता है कि नहीं है, मतलब कि 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज डाल दिया और बोला कि यहां पे जो लिखा हुआ है ना लॉ, उसमें 368 आता ही नहीं है। जब आता नहीं है दैट मींस कि 368 का यूज करके आप अमेंड करो। साथ ही साथ सेम टेक्स्ट उन्होंने 368 पे भी डाल दिया। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 डाला और 368 में क्लॉज 3 डाला और दोनों में सेम बातें लिखी कि आर्टिकल 368 में ये बोला कि आर्टिकल 368 से अगर हम कोई अमेंडमेंट करेंगे तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। और आर्टिकल 13(4) में ये लिखा कि अगर हम 368 से कोई अमेंडमेंट करेंगे फंडामेंटल राइट में तो वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में यूज नहीं इंक्लूड नहीं होगा। सो फंडामेंटल राइट लेने का ये तरीका बना दिया। ये तो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज की ना 24th के अलावा, 24th के अलावा उन्होंने 25th लाया। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो भी 1971 में ही आया था। 25th में उन्होंने क्या बोला सुनिए। मेन तो मुद्दा था राइट टू प्रॉपर्टी का, क्योंकि अमीर लोगों की, बड़े लोगों की चीजों को लेके राइट टू प्रॉपर्टी को वहां पे डिसेबल करके चीजें करनी थी, गरीब लोगों में बांटना था, स्टेट को देना था, ऐसी चीजें करनी थी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th आप समझ गए ना, आर्टिकल 368 में चेंज और आर्टिकल 13 में चेंज, और ये बोलना कि लॉ का डेफिनेशन जो यहाँ पे आर्टिकल 13 में है दैट डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। नाउ वी आर गोइंग टू द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 करके थे। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप बोलिएगा कि इंडियन पेनल कोड में होता है सेक्शन। अरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो टेक्स्ट होता है ना उसके सेक्शन की बात हो रही। तो सेक्शन 1 में तो डेफिनेशन था उसका, सिंपल टाइटल वगैरह था। सेक्शन 2 और 3 में क्या था ये आपको जानना है। ये आपको पीटी 365 में नहीं मिलेगा, बस लिख दिया है वहां पे और किसी को समझ में ना आया उसके बाद। सेक्शन 1 में टाइटल लिखा और सेक्शन 2 में लिखा कि आर्टिकल 31 में हम एक चीज चेंज कर रहे हैं। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे था, मोरारजी देसाई बाद में 1978 में 31 पूरा हटा देंगे,
लेकिन इस टाइम पे 1971 में तो था। तो इंदिरा गांधी को राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करना था, जो कि एक फंडामेंटल राइट थी। तो इंदिरा गांधी क्या बोलती हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल 31 है उसका हम लोग क्लॉज नंबर 2 चेंज कर रहे हैं। और जो पहले क्या लिखा हुआ था वो मत जानिए, क्लॉज नंबर 2 को चेंज करके उन्होंने ये लिखवाया कि अगर चाहे स्टेट तो जनरल पब्लिक के भलाई के लिए या एसटी कम्युनिटी के भलाई के लिए एक्विजिशन तो कर सकती है, लेकिन ये ऑब्वियसली लिखा हुआ था कि एक्विजिशन के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। तो लॉफुल मतलब एक कानून बना के, देखिए अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा है लैंड एक्विजिशन, प्लीज राइट टू प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, इसके बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। तो लॉ बना के एक्विजिशन होगा, लेकिन मेन विवाद ये था कि उसके बदले में कंपनसेशन कितना दिया जाएगा। तो पहले कोर्ट कहता था, कोर्ट में चली जाती थी याचिका, लोग कहते थे कि मार्केट रेट पे दो, मार्केट रेट पे दो, तो इतना पैसा तो था नहीं। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका क्लॉज 2 में हमने लिखा हुआ है कि एक्विजिशन कर सकते हैं जनरल पब्लिक के लिए या फिर आपके एसटी कम्युनिटी की भलाई के लिए। लेकिन एक्विजिशन करने के बाद जो हम कंपनसेशन देंगे उसमें अमेंडमेंट उन्होंने कर दी। उन्होंने बोला कि कंपनसेशन कितना देंगे ये इसी लॉ में मेंशन्ड होगा, टाइम टू टाइम हम अपने हिसाब से जो भी वो मेंशन करेंगे। दैट मींस कि पार्लियामेंट हो गया, लॉ की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट विल डिसाइड द कंपनसेशन अमाउंट। और कितना कंपनसेशन हो रहा है इस बात का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई जुडिशरी के पास नहीं जा सकता है कि इस बात में कि कितना कंपनसेशन देना है नहीं देना है। हमने जो बोल दिया सो हमने बोल दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्होंने साथ ही साथ इस क्लॉज में ये बोला कि बट ये जो हमने अमेंडमेंट किया है, तो आर्टिकल 30 में भी आपको पता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका भी एक तरह से राइट टू प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश करने का। तो उन्होंने बोला कि उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्वायर तो कर सकते हैं अगर कुछ काम करना हो स्टेट को, लेकिन उसका जो कंपनसेशन अमाउंट होगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो कम से कम इतना होगा एडिक्वेट कि उस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो राइट है आर्टिकल 30, दैट मींस कहीं ना कहीं सर्वाइवल की बात हो रही है कि आर्टिकल 13 का जो फंडामेंटल राइट है वो ही वायलेट ना हो, नॉट वायलेट आर्टिकल 30। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। उन्होंने ये अमेंडमेंट करके ही बोला कि स्टेट एक्विजिशन करेगा लॉफुली, और लॉ में हम बता देंगे कि कितना कंपनसेशन देना, हमारी मर्जी, उस बात का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक। लेकिन जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आर्टिकल 31 में, तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका अगर हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो हम उनको कम से कम इतना कंपनसेशन दे देंगे कि उनका आर्टिकल 30 का जो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो ही ना चला जाए। दैट मीन्स कि उनकी सर्वाइवल ही थ्रेट में ना आ जाए और उनका पूरा जो राइट टू इस्टेब्लिश माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो राइट है वो राइट ही वायलेट ना हो जाए। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इतनी रियायत दे दी। तो इंदिरा गांधी ने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, मैंने जो बताया कि उनका जो आया था टेक्स्ट मैंने पढ़ा हुआ है पूरा, सेक्शन ए में क्या लिखा था, टाइटल लिखा था, वो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, मजाक चल रहा है। सेक्शन 2 में क्या लिखा था, उन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 31 का जो 2 क्लॉज है वहां पे कंपनसेशन का अमाउंट पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी और कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा। साथ ही साथ सेक्शन 3 भी था। व्हाट अबाउट सेक्शन 3? सेक्शन 3 में बहुत अलग तरह की चीजें थी। सेक्शन 3 में कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं, सिंपली एक पूरा का पूरा आर्टिकल डाल दिया सेक्शन 3 में। वो आर्टिकल जाना जाता आर्टिकल 31C के नाम से। 31C के 2 प्रोविजन थे, देखिए 2 क्लॉज नहीं बोल रहा, 2 प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन ये था कि अगर आर्टिकल 39B और C के लिए कोई कानून बनाए जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, स्टेट एक्विजिशन कर सकता है गरीबों की भलाई के लिए, ऐसी सारी चीजें जो है स्टेट आपका ले लेगा सामान वगैरह जो भी है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये आपके आर्टिकल 39BC में आप एक बार पलट के देख लीजिएगा टेक्स्ट देखना तो आर्टिकल 31C जो नया इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक प्रोविजन तो ये था कि आर्टिकल 39 और B और C पे अगर बेस्ड कोई कानून बनाए जो कि एक DPSP है, तो इसको इनेबल करने के लिए अगर कोई कानून बनाए तो इवन इफ दैट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14, 19 एंड 31, दिस लॉ विल बी वैलिड। दिस लॉ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर 14, 19, 31। राइट टू इक्वालिटी क्या बोला कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। आपको पता है राइट टू इक्वालिटी में रैंडम क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। किसी SC/ST कम्युनिटी के लिए आप भलाई के लिए कुछ कर रहे हो तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ। आर्टिकल 19 में क्या होता है, आर्टिकल 19 में होता है राइट टू फ्रीडम, बट वो सारे राइट टू फ्रीडम जो है सबके कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउड होता है। तो अगर वो कानून बना रही है 39BC के ऊपर तो उसको माना जाएगा कि आर्टिकल 14 के वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है, आर्टिकल 19 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ रहा है, और राइट टू प्रॉपर्टी भी सब्जेक्ट टू आपका स्टेट का है ना, स्टेट की भलाई, पब्लिक, जनरल पब्लिक और ST कम्युनिटी
तो उसके लिए माना जाएगा। तो आर्टिकल 14 1931 के खिलाफ जाए तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको ये भी याद करा दूं कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जब ये कानून बना रही थी, जब 31C ला रही थी, 39BC के लिए बोल रही थी, डीपीएसपी के लिए अगर कोई कानून बनाए तो 14 1931 के खिलाफ भी चलेगा। तो उस टाइम पे आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, बट ये बाद में 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया गया था, राइट। तो एक तो उन्होंने ये बोला, ये पहला क्लॉज नहीं है, प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन ये था, सेकेंड प्रोविजन, कि ऐसा कोई भी कानून, सेकेंड, लॉ मेड अंडर 31C विल नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। कोर्ट जो है इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों? वो बोल रहे हैं कि ये 39BC के लिए बनाए कि किसी और चीज के लिए बनाए, ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, हम डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल रिव्यू का पावर ही ले लिया गया, जुडिशियल रिव्यू नहीं वैलिड है, तो ये तो गलत बात हो गई। तो अब इस पे बहुत हंगामा हो गया। 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको बताया, देखिए 25th तो यही बता दिया आपको, टाइटल 31(2) में कंपनसेशन के बाद से, और उसके अलावा 31C नया आर्टिकल, उसमें 2 प्रोविजन 39BC, और उसका फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 24th में क्या था आपको अभी बताया, 24th में क्या था, जो आपका लॉ का डेफिनेशन था आर्टिकल 13 में, वो 4 में डाला गया कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होता। साथ ही साथ 368 में 3 में डाला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर 368 करें तो वो लॉ के अंदर नहीं आता आर्टिकल 13 में। तो ये आपके उन्होंने अमेंडमेंट किए थे 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों 1971 में। That means कि these amendments made Article 39BC greater than fundamental rights। यही पोजीशन बनाई ना इंदिरा गांधी ने, और साथ ही साथ बोला कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, वो सेकंड प्रोविजन में डाला किसके, 31C के। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा पहले ऐड कर लीजिएगा कि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी का 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वगैरह, ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के पीछे भी बैकग्राउंड है। इसका एक बैकग्राउंड भी यहीं पे नोट कर लीजिएगा 1971 में। इसका बैकग्राउंड जो है वो 1970 का है, ठीक है, 1970 के एक साल पहले, थोड़ा टाइमलाइन पे लगा लीजिए। बैकग्राउंड जो है, ये क्या हो गया, 1970 का है। 1970 में एक केस आया था, 1970 में केस आया था, उसका केस का नाम था कूपर केस। कूपर एक व्यवसायी थे, और इसी केस को हम लोग बैंक नेशनलाइजेशन केस भी बोलते हैं। ठीक, कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि ये जो आप कंपनसेशन अमाउंट दे रहे हो, कंपनसेशन अमाउंट जो दे रहे हो किसी का एक्विजिशन करने के बाद, दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब 1 करोड़ का है, अक्वायर किया, मार्केट वैल्यू तो 1 करोड़ दो। ये कूपर केस में बोल दिया गया, बैंक नेशनलाइजेशन केस में, किसको, इंदिरा गांधी को। दूसरी बात कि आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो फिर आपको 19(1)(f) का भी ध्यान रखना चाहिए। 19(1)(f) का उस टाइम पे जो रेस्ट्रिक्शन था, वो रेस्ट्रिक्शन था 1905 में मेंशन, और 1905 में मेंशन ये था कि या तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, या फिर एसटी कम्युनिटी के लिए। तो आप ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी लो, या तो वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए, नहीं तो एसटी कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यही रेस्ट्रिक्शन अलाउड है आर्टिकल 1905 में, आर्टिकल 19(1)(f) के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, जो कि अब नहीं है। दूसरा जो कंपनसेशन का अमाउंट होगा इक्विवेलेंट होगा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी का, तो ना इतने पैसे, और पर्पस दिखाने में भी दिक्कत की जनरल पब्लिक के लिए है। तो ये था कूपर केस। इसी के रिएक्शन में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपने अभी अभी सुना 1971 का लाया गया था, राइट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि इसकी जो है 2 चीजें करेंगे। कंपनसेशन की बात कर दी ना कूपर केस में, 1970 में कूपर केस में कंपनसेशन की बात कर दी, एडिक्वेट, बराबर मार्केट वैल्यू के। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने क्या बोला 1971 में, कि जो आर्टिकल आपका 31 है उसके क्लॉज 2 में हम चेंज कर रहे हैं, आपको मार्केट वैल्यू पे नहीं देंगे, हम लॉ से जितना डिटरमाइन करेंगे, लॉ विल डिसाइड कंपनसेशन अमाउंट, लॉ विल डिसाइड कंपनसेशन अमाउंट, एंड वंस डिसाइडेड दैट विल नॉट बी क्वेश्चनड बाय द कोर्ट, कोर्ट वोंट इंटरफेयर, कीपिंग द एजुकेशनल माइनॉरिटीज प्रोविजन जो है, वहां पे आपके माइनॉरिटीज की जो बात है एजुकेशनल की, उनका स्टैब्लिश करने का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी प्रॉपर्टी ले तो उनको फेयरली कॉम्पनसेट करेंगे। साथ ही साथ ये क्या किया, 31 में सी डाल दिया कि हम जनरल पब्लिक एससी एसटी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 39BC के लिए अगर कोई कानून बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वो डायरेक्टली प्रिंसिपल, वो अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो तो भी चलेगा। दैट मीन्स कि आपके जो 19(1)(f) के खिलाफ हो वो भी चलेगा। तो ये 1971 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 25th वाला, वो 1970 के कूपर केस के रिएक्शन में आया था, बैंक नेशनलाइजेशन के केस में, ये भी जान लीजिए।
अभी तक कहानी आपकी 1971 तक पहुंच गई, ठीक है। 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। जो अमेंडमेंट किया तो खास करके आपका जो आर्टिकल 31 था उसमें 2 में चेंज किया कॉम्पनसेशन के बारे में, कॉम्पनसेशन। और क्या चेंज किया था, आपका जो आर्टिकल 31 था उसमें 31C डाला और बोला कि 39BC पे जो कानून बनेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1931 फंडामेंटल राइट्स। ऑल्सो दिस लॉ कैन नॉट बी नो जुडिशियल रिव्यू। इसका अगर कोई कानून बनाए तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो ये स्टेटस बनी थी। अब इस केस से कनेक्शन आ जाएगा केशवानंद भारती केस का, यहीं पे कनेक्शन बनेगा। इसी दौरान चल रहा है केशवानंद भारती का केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती का केस केरल से आया था, आपको उनके बारे में सब कुछ बताया है। केशवानंद भारती का केस ये है कि केरला गवर्नमेंट जो है वो मठ की प्रॉपर्टी को मैनेज करना चाह रही थी, जिससे वो नाराज थे। ये बात थी 1969 की। केरला गवर्नमेंट 2 लॉ लेकर आती है, ठीक है। एक होता है केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969 और दूसरा होता है केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1971। वन सेकेंड, 1971 सिंपली क्या है ये, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट का मतलब यही कि हम आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, ये लैंड रिफॉर्म चल रहा है। तो केशवानंद भारती केस इन 2 कानूनों से परेशान थे, मठ की प्रॉपर्टी ले जा रही थी। तो वो क्या कंप्लेन करते हैं, नाना पालकी वाला बोलते हैं उनको, बाद में सोली सोराब जी भी बोलते हैं कि आपका आर्टिकल 25, 26 और जो है 31 वायलेट हो रहा है। 31 राइट टू प्रॉपर्टी और बाकी आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज करने की बात हो रही थी 25, रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस डिनोमिनेशन, 31 राइट टू प्रॉपर्टी। वो बोलते हैं कि मेरे ये 3 वायलेट हो रहे हैं और धीरे धीरे बात जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इशू आ रहा था। आपको पता है ये इशू कहां से चल के आ रहा है, ये इशू चल के आ रहा था वो पिछला गोलकनाथ केस से। गोलकनाथ में क्या बोला, फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं कर सकते गोलकनाथ केस में। उससे परेशान होकर गवर्नमेंट ने 1971 में ये आपके अमेंडमेंट वगैरह लाए थे 24th और 25th। तो ये इशू चल रहा था इंदिरा गांधी का, इधर केशवानंद भारती का केस आ गया, इन सारी चीजों का हो गया मिक्सअप। अब सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल ये देखने लगी कि क्या गोलकनाथ केस में जो लॉक लगा दिया था कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते, क्या वो बात सही है। दूसरा, ये केशवानंद भारती जो केस लेकर आए केरला लैंड रिफॉर्म के खिलाफ, बोल रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी को जो मैनेज नहीं करे केरला गवर्नमेंट 1969 और 1971 का लॉ यूज करके, बोल रहे हैं 25, 26, 31 वायलेट हो रहा था, क्या ये बात सही है। तीसरी बात, ये इंदिरा गांधी ने जो अमेंडमेंट किया है 1971 में 24th और 25th, क्या अमेंडमेंट ये सही है। 24th में तो चलिए आर्टिकल 31(2) में बात की, चेंज कर दिया, सॉरी 24th में तो 368, हाँ 24th में इंदिरा गांधी ने क्या डाला था 368 में चेंज किया और 13 में चेंज किया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आएंगे उनको जो है 13 के लॉ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो क्या ये बात सही है, तो गोलकनाथ केस सही है। ये सारे विवाद हो गए, क्या 39BC को ऊपर माना जाएगा 1931 के, तो सारे विवाद आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई बेंच और वो बेंच में बैठे 13 जज, आज तक की सबसे बड़ी बेंच, और जब हियरिंग होने लगी तो सबसे बड़ी हियरिंग भी इसी बेंच में डिसीजन फाइनली आता है 7-6 से। और ये डिसीजन में देखिए केशवानंद भारती उधर हार जाते हैं, इंदिरा गांधी भी काइंड ऑफ ठीक रह जाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बिल्कुल सही बोल दिया जाता है और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोला जाता है कि नहीं आपने सब कुछ ठीक किया, 39BC को आपने 1490-31 से ऊपर रखा, हमें चलेगा, लेकिन जो आपने यहाँ पे 31C क्लॉज 31C जो आर्टिकल डाला है उसका दूसरा प्रोविजन ये बोलता है कि नो सच लॉ विल बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट। तो आप तो जुडिशियल रिव्यू का पावर ही ले रहे हो, ये तो गलत है। और वहीं पे एक वर्ड बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर की बात आई, ये जो 7 और 6 जज बैठे थे ना, तो ये जजमेंट देखिए जो एक मेजोरिटी यहाँ पे देख रहे हैं आप उनमें से, और ओवरऑल जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है ना, वो जो जज ने दिया था HR खन्ना। HR खन्ना एक महान पर्सनालिटी, महान जज थे। बाद में उन्होंने ADM जबलपुर केस में भी जो है इंदिरा गांधी का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ बोल दिया और बोला कि इमरजेंसी के दौरान भी, आपको ये पढ़ाया हुआ है, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इमरजेंसी के दौरान भी जो आपके आर्टिकल 21 है वो मेंटेन होती है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मेंटेन होती है इमरजेंसी के दौरान। और वो जो जजमेंट आया था HR खन्ना का, एक अलोन डिसेंटिंग जजमेंट था, 4:1 का जजमेंट गवर्नमेंट के फेवर में आता, अकेले HR खन्ना अड़े हुए थे कि नहीं इमरजेंसी में भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी रहेगी, ADM जबलपुर केस। इसके बाद इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई
पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे एएन रॉय, चीफ जस्टिस। एएन रॉय के बाद आना था सीनियरिटी के ऑर्डर में एचआर खन्ना को। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो ये अब 4 जज देख रहे हैं जो गवर्नमेंट के थे साथ, उनमें से एक को एचएम बेग को सुपरसीड करवा दिया एचआर खन्ना के ऊपर और उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। जैसे ही वो एचआर खन्ना ने रिजाइन कर दिया, निकलता हूं यहां से। फिर बाद में चरण सिंह की गवर्नमेंट जो आपकी इंदिरा गांधी के खिलाफ बनी थी, थोड़े टाइम के लिए उसमें 3-4 दिन के लिए उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री का काम निभाया, ठीक है। बाद में फिर वो 1982 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, जैल सिंह के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट। सारे अपोजिशन पार्टी मिलकर खड़ा करते हैं एचआर खन्ना को, भले हार जाते हैं। बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट आती है 1999 में, तो उनको क्या देती है, पद्म विभूषण। तो ये एचआर खन्ना की कहानी थी, पद्म विभूषण। तो एनीवे यहां पे जो एक चीज बतानी थी कि इसी बीच में 1960 में जो चल रहा था सब कुछ, तो 50s 60s में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे एक बेरूबारी केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि प्रियम्बल बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, रिफ्लेक्शन है, बट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं क्यों याद करा रहा हूं, बता रहा हूं, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम केशवानंद भारती के जब जजमेंट को सुनेंगे, केशवानंद भारती केस के जजमेंट को सुनिए। पहले तो ये सबसे बड़ा आज तक का बेंच था, सबसे बड़ी सबसे लंबी हियरिंग चली थी। जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस डिसीजन को सुपरसीड किया जो कि गोलकनाथ का डिसीजन था, गोलकनाथ का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गोलकनाथ केस में आपने ये बोला है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। नो, entire constitution can be amended, entire constitution can be amended, but without violating the basic structure। definition नहीं दी, कुछ नहीं बताया, लेकिन without violating the basic structure you can amend the entire constitution, not a problem। that means कि इंदिरा गांधी ने जो ये अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 13 में 4 और 368 में 3, ये किसके अंदर किया था, 24th के अंदर। That means कि 24th Constitutional Amendment Act 1971 पूरा सही रह गया। Yes, so today Article 13 does not include the Constitutional Amendment Act under the law। यही मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी डाला था। अब दूसरी बात आई कि क्या 25th Constitutional Amendment Act भी सही था 1971 का। तो कोर्ट ने ये बोला कि आप लॉ में डिसाइड कर लो कि कितना कॉम्पनसेशन देना नहीं देना है। दैट मीन्स कि आर्टिकल 31 के 2 जो चेंज किए थे, नहीं एक सेकंड, हाँ, तो लॉ में कितना डिसाइड कर लो कि वो चलेगा, कितना भी कॉम्पनसेशन दो। और दूसरा जो आपने प्रोविजन डाला है वो डाला है आर्टिकल 31C डाला है, और आर्टिकल 31C में आपने ये बोला कि आर्टिकल 31C में ये बोला कि 39BC पे कोई कानून बनाएंगे तो वो 14/1931 के ऊपर माना जाएगा। तो ये भी सही है, चलेगा। लेकिन जो आपने बोला इस बात की कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, इसको हम नल एंड वाइड कर रहे हैं, ये वाला कट कर दिया। तो जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू कैन नॉट टेक इट अवे। बेसिक फीचर इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर इज द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी जजमेंट में जो बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया था, बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस में यह बोला गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एनी टाइम इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन अमेंड द प्रियम्बल आल्सो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। सो एक लिंक है कि ये केशवानंद भारती केस से मिक्सअप कैसे हुआ। मिक्सअप इसलिए हुआ कि आपने जो केरला का लैंड रिफॉर्म एक्ट सुना, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिससे केशवानंद परेशान थे, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जिससे केशवानंद भारती परेशान थे, जो कि 1969 और 1971 के लॉ थे। इनको 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इंदिरा गांधी ने इन केरला के लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए 9th शेड्यूल में डाल दिया था। इस चीज से ही केशवानंद भारती केस इस केस से अटैच हो गए थे। यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। केरला गवर्नमेंट हैड 2 laws 1969 and 1971 regarding the Kerala Land Reforms Act. Those laws Keshwanand Bharati said that were violating Article 25, 26 and 31, right to property, right to religious freedom, manage religious institution. तो इस लॉ को सेव करने के लिए, क्योंकि उस पर बहुत केस हो रहे थे, तो केस से भी तो परेशानी होती है ना। ऐसा नहीं कि केशवानंद भारती केरल में जीत गए थे, केरल में भी हार गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से, तभी सुप्रीम कोर्ट आए थे।
लेकिन फिर भी केस वेस होता है, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था ताकि ये दोनों लॉ जो है प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी केस से कनेक्ट हो गया था पूरा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का मैटर। और फाइनली केशवानंद भारती केस में ये भी एक सहमति बनी कि फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर टू द डीपीएसपी, बट टू इनेबल द डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39 BC if you make a law that will not be considered 14-1931 का contravention, and if you want to make it any change to the fundamental right, you will have to use article 368 constitutional amendment act, and you can amend entire constitution but without amending the basic structure of the constitution। ये पोजीशन बनी। और 39 BC तो ठीक है, लेकिन 39 BC क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए कितना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा। 24th में क्या किया गया था, 368 में चेंज किया गया था और 13 में चेंज किया गया था। लॉ की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं इंक्लूड करती। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चेक किया गया। क्यों चेक किया गया, 39 BC वाली बात, इज ग्रेटर देन 14-1931, साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी देखा। क्यों, क्योंकि उसमें केरला के जो लॉज थे, केरला लॉ, लैंड रिफॉर्म वाले, उसको किस में डाला गया था, 9th शेड्यूल में। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो चेक किया। साथ ही साथ जो आपके गोलकनाथ केस का जजमेंट था उसको पलटा, कि बोला नहीं, फंडामेंटल राइट कैन बी चेंज। गोलकनाथ केस के जजमेंट को देखा। तो इतनी सारी चीजें की। साथ ही साथ बेरूबारी से जो प्रियम्बल को बोला था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके डिसीजन को पलटा 1960 के। तो ये सारी चीजें हुई और इसके बदले जो है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन देने के कारण जो आपके खन्ना जी थे, वकील कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए सीनियर होने के बावजूद, और HM बेग को बढ़ावा दे के बना दिया गया। तो ये पूरी स्टोरी है। इंदिरा गांधी कम नहीं थी। केशवानंद भारती केस 1973 में इजाजत दे दी कि भाई आपको अमेंड करना कर लो, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय मत करो, बट इंदिरा गांधी मानती नहीं है। इंदिरा गांधी जब वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती हैं 1976 में, तो वो क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि थोड़े दिनों पहले जो हमने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, बोला था 39 BC इज ग्रेटर देन 14-1931, सो वी आर डूइंग वन थिंग। अब 39 BC नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी बोलती हैं कि एंटायर डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। मतलब बस 39 BC के लिए नहीं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के लिए नहीं, अगर कोई भी डीएसपी के लिए कोई भी कानून बना रहे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना रहे कानून, तो दैट कानून विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। दैट मींस कि डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। तो फिर क्या हुआ, फिर केस हो गया 1976 के खिलाफ। अच्छा, ये एक्सपेंशन कहाँ किया गया, ये जो था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 39 BC की बात कहाँ की गई थी, 31C में। तो ये 31C को क्या किया गया, एक्सपैंड कर दिया गया, और उसमें 39 BC पहले था, उसको करके अब पूरा डीपीएसपी ला दिया गया कि ग्रेटर देन आपके फंडामेंटल राइट है। तो केस हो गया। यही जो केस हुआ उसको बोलते हैं 1980 का मिनेर्वा मिल्स केस। मिनेर्वा मिल्स केस, यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मिनेर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो आपने एक्सपेंशन कर दिया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, किसका, 25th वाले का, और जो आप बोलते हो कि 31C के अंदर सारे ही डीपीएसपी विल बी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बोलते हैं कि आर्टिकल 368 में जो पार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पार हैं, वो लिमिटेड हैं। अब उस लिमिटेड पावर का यूज करके आप अनलिमिटेड पावर बना के और फिर बाकी चीजों को लिमिट कर दो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अ लिमिटेड पावर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन इटसेल्फ एंड मेड एन अनलिमिटेड पावर। समझ रहे बात को, मैं जो है बोलूं कि मैं मतलब मेरी औकात है जिंदगी भर में कि इतनी रहेगी, अब फिक्स हो चुका है कि इतनी ही रहेगी, फिर भी मैं खुद को अंदर अंदर खाना खिला के ही अपना बड़ा कर लूं। मतलब कि आर्टिकल 368 की पावर लिमिटेड है अमेंडमेंट करने की, अब 368 का यूज करके ही बाकी चीजों को जो है खत्म करके और इसको 368 को ही हम जो है अनलिमिटेड पावर बना ले। सो दिस इज नॉट अलाउड। उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले जो 39 BC वाला था इज ग्रेटर देन 14, 19 और 31 तो तब तक हट चुका था 1978 में। अब तो हम 1980 की बात आ गई। 1978 में मुरारजी देसाई ने राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा दिया, उसको बता दिया क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 300 है, बट 1419 के खिलाफ अगर कोई लॉ बनाओगे 39 BC के लिए तो दैट इज अलाउड, जो कि आपने बहुत पहले कर लिया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
बट ये 42nd में जो ये डाला है कि एंटायर डीपीएसपी विल बी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि देखिए ऐसे तो फंडामेंटल राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी, है ना, फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर टू डीपीएसपी, बट स्टिल एक हार्मोनी, एक बैलेंस दोनों का होना जरूरी है। और ये हार्मोनी और बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, दैट इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका मतलब क्या हुआ कि जो केशवानंद भारती केस में पोजीशन बनी थी 1973 में, वो मिनेर्वा मिल्स केस में भी मेंटेन रही 1980 में। इसके अलावा बाद में आपका आता है एसआर बोमाई केस, जिसमें गवर्नर वगैरह की बात होती है, तो एसआर बोमाई केस में भी वो मेंटेन रहा सिचुएशन। फिर बाद में एक आता है वमन राव केस, वमन राव केस में भी वो मेंटेन रहा सिचुएशन। साथ ही साथ वमन राव केस में ये बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन जो है 24 अप्रैल 1980 के बाद के किसी भी 1973 के बाद के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे लगेगा, मतलब वो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ही आपके केशवानंद भारती का केस का जो है वहां पे जजमेंट आया था। तो कोई भी अगर आप 9th शेड्यूल में आपने कुछ डाला होगा, 9th शेड्यूल में अगर आपने 24 अप्रैल 1973 के बाद डाला है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑल्सो बाद में फिर एक और केस आया था आईआर किल्हो केस, उसमें भी ये चीजें मेंटेन की, तब से ये चीज जो है ये मेंटेन्ड है। और मेंटेन्ड ये है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। मिनेर्वा मिल्स हो, एसआर बोमाई हो, आरा किल्लो है, सब में ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड एंड एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368, नॉट ए प्रॉब्लम, बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बात करें कि केशवानंद भारती केस में कोई बेसिक स्ट्रक्चर बोले गए क्या, तो देखिए केशवानंद भारती केस में भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, एक तो जुडिशियल रिव्यू वाला बोला था आर्टिकल 39 BC वाला, जहां पे था आर्टिकल 31C का जो दूसरा क्लॉज था ना, दूसरा जो प्रोविजन था उसको हटा दिया, बोला कि जुडिशियल रिव्यू रहेगा। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपके बोले गए थे, वो एक बार बता दे रहा हूँ लक्ष्मीकांत से, थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। देखिए केशवानंद भारती केस से जो बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए थे वो थे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, separation of powers between the legislature, executive and judiciary, republic and democratic form of government, secular character of the constitution, federal character of the constitution, sovereignty and unity of India, freedom and dignity of the individual, mandate to build a welfare state, and parliamentary system. Parliamentary system, this is a basic feature of the constitution as per the केशवानंद भारती केस। इसके बाद कई सारे बेसिक फीचर बताए गए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी वगैरह पद्मा प्रसाद केस से, तो इसकी लिस्ट जो लक्ष्मीकांत में है। तो आपका हो गया लेक्चर कंप्लीट। और कुछ है क्या? तो आउटकम क्या था? यही था कि जो आपका 24th अमेंडमेंट मैंने बताया आपको कि लॉ के डेफिनेशन में आर्टिकल 13 में 368 नहीं आता है, वो वैलिड बताया गया। तो पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी कर सकती है, बशर्ते कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को कोई हानि ना पहुंचे। गोलकनाथ केस का जजमेंट जो है वो रेक्टिफाई हो गया। क्यों? गोलकनाथ ने बोला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, बोला कि नहीं अमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। और साथ ही साथ आपका जो मैंने डिस्कस किया, ये तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस किया, 25th भी डिस्कस होगा। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 39 BC को बोला कि ग्रेटर देन 1931, तो वो तो सही बोला, लेकिन इस बात को क्वेश्चन नहीं करेंगे कोर्ट में, उसको उन्होंने बोला नहीं, दिस इज अगेंस्ट द जुडिशियल रिव्यू पावर। तो आर्टिकल 31C का जो डिस्कशन हुआ तो वो भी हुआ। ये 24th 25th हो गए। 29th केरला गवर्नमेंट की जो 2 लॉज को हमने 9th शेड्यूल में डाला था उसको वैलिड बोला। गोलकनाथ को मैंने बताया ही, उसमें क्या रेक्टिफिकेशन हुआ। और कुछ, हाँ, प्रीएम्बल को बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें यहाँ से निकली। और एक कोई चीज छूट रही है, और एक चीज छूट रही है क्या? 24th हो गया, 25th हो गया, 29th हो गया, केरला वाला भी हो गया, एंड गोलकनाथ भी हो गया, एंड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो गया। हाँ, दिस इज ऑल, दिस इज एंटायर थिंग, एंड आई डोंट थिंक कि अब इससे बाहर कुछ आने वाला है, पूरा हमने डिस्कस कर लिया। PT 365 में जो डायग्राम दिया हुआ उसमें कुछ इनकरेक्ट है चीज़ें, और वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ पे। आप सेक्शन 2 सेक्शन 3 देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने अब आपको बताया ना वो सेक्शन 2-3 क्या है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है भाई। टेक्स्ट में जो है ना, सेक्शन 1 में टाइटल है, सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि 39 BC इज ग्रेटर देन, सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है 31 में 2 में वहाँ पे कंपनसेशन की बात की है, और बाकी जो सेक्शन 3 है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 39 BC इज ग्रेटर देन 1931, राइट। सो इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। और हाँ, अब आपको अब लक्ष्मीकांत से क्या नहीं पढ़ना बता दे रहा हूँ। तो लक्ष्मीकांत में एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है
बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर आपको मिलेगा लक्ष्मीकांत में, चैप्टर नंबर 11। वो आपको पूरा स्किप करना है, लेकिन लास्ट में जो लिस्टिंग दी हुई है ना कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, उसका एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, राइट। उसके अलावा आपको बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कुछ नहीं देखना है। अच्छा, व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स में जो आएगा राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने लेक्चर करा दिया, अगर आप उसको मिक्स कर लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, अच्छा मैं तो पूरा ही फंडामेंटल राइट करा दिया, तो छोड़ा ही कहाँ। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थोड़ा सा एक टॉपिक है कि कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो वो टॉपिक आपको अब आप स्किप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं टॉपिक का नाम बोलूँ, अगर चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो टॉपिक है 2 पेज का, यू कैन स्किप दैट एंटायरली। और प्रियम्बल, बेसिक प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, ये प्रियम्बल के चैप्टर में टॉपिक है, यू कैन स्किप दैट। राइट टू प्रॉपर्टी कर लीजिएगा। तो बाकी अगर आप लक्ष्मीकांत के हमारे टॉपिक लेक्चर कर लें तो आप जो है पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत धीरे धीरे स्किप कर सकते हैं। अभी के लिए आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे सारे चैप्टर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अपने नोट से कुछ बताना हो तो मैं देख लेता हूँ, नोट्स में कुछ हो सकता है क्या, नोट्स में कुछ केशवानंद भारती केस में। अच्छा, प्रॉब्लम विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सुनिए। एक तो ये कि इसके डेफिनेशन नहीं है, राइट। प्रोविजन घुसते जा रहे हैं, आज तक डिफाइन नहीं किया है, लिस्ट इवॉल्व हो रही है तो फिक्स नहीं हुआ है, कभी भी चेंज हो सकता है। और सब्जेक्टिविटी है, कौन जज है, कब क्या चेंज कर देगा, तो ये इसके निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व हो रहा है, एच.आर. खन्ना को क्रेडिट देना चाहिए, और साथ ही साथ जो है संत जी को क्रेडिट देना चाहिए, नाना पालकीवाला को क्रेडिट देना चाहिए, सोली सोराब जी को क्रेडिट देना चाहिए। तो प्रिजर्व करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, और एग्जीक्यूटिव पे एक चेक करता है कि वो ऑटोक्रेटिक ना बने, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करता है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रिविलेजेज अनसर्टेन डेमोक्रेसी ओवर सर्टेन टायरनी। मतलब अगर कोई भी ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, तो इतना तो पता था कि टायरनी पक्की होती, टायरनी होती ना, जो मन सो ऑटोक्रेसी होती, तो टायरनी तो पक्की होती। लेकिन अगर जब आप बेसिक स्ट्रक्चर ला रहे हो तो अनसर्टेन डेमोक्रेसी हो रही है, लेकिन फिर भी अनसर्टेन डेमोक्रेसी, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है ये बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, तो अनसर्टेन डेमोक्रेसी हो रही है। बट अनसर्टेन डेमोक्रेसी इज बेटर देन सर्टेन ऑटोक्रेसी, सर्टेन टायरनी, है ना। सर्टेन टायरनी क्यों होती, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर होता नहीं तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर लेता, फिर तो जो मन सो राइट टू लाइफ ले लेता। लेकिन अनसर्टेन डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि अभी भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो फिक्स नहीं है, बट स्टिल अनसर्टेन डेमोक्रेसी इज बेटर देन सर्टेन टायरनी। अच्छा, और एक चीज आपको पता है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट जो बांग्लादेश का है, उसने अपनी कंट्री में बेसिक स्ट्रक्चर लगा दिया, और वहां पे कोर्ट किया जजमेंट में, केशवानंद भारती केस 1989। अच्छा, पहले से कहीं है कि नहीं है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ना मेंस में ना प्री में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। तो अगर आपको लगता है कि इस आपको लेक्चर को देखने के बाद एक वाव मोमेंट आया, तो आप कमेंट करके बताएं वाव अच्छा लगा। और अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं अच्छा नहीं पढ़ा, तो आप बताइए। तो साथ साथ ये भी बताइए कि कौन टीचर जो है बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, इतनी बढ़िया, हम भी देखें, हम जाके लेक्चर देखेंगे ना भाई, सीखेंगे। तो बिहारी गाय लुकिंग फॉर जॉब, बिहारी गाय आस्किंग जॉब फॉर जॉब, सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं 22,000 मिनिमम पर मंथ। ओके, हाँ पर मंथ भाई, रूम का लग जाता 5-6 हज़ार, बाकी खाने पीने का 2-3 हज़ार। 22,000 पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो है वर्किंग आवर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8 आवर्स, 5 डेज इन ए वीक। तो कोई हो जाए देखिएगा, नौकरी वगैरह लग जाए तो लगा दीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।